Good morning, students. Dear students, today we are going to discuss about the AIDS, what is AIDS, symptoms of AIDS, causes of AIDS, and so on. जब हम एड्स की बात करते हैं तो उससे कैसे संक्रमित हो सकते हैं इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि एड्स के कॉज, सिम्टम्स, प्रिवेंशंस इन सब का एक वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। तो हम उससे फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कि कोई व्यक्ति अनेक प्रकार एचआईवी से संक्रमित हो सकता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम एचआईवी संचरण के माध्यमों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। इससे एचआईवी को फैलने से रोकने में सहायता मिलेगी। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो एचआईवी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चुनने की जानकारी से हम स्वयं को इससे बचा सकते हैं। यह हमें एचआईवी और एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए योजना बनाने एवं कार्यक्रमों को लागू करने में भी सहायक है। एचआईवी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्ति अपने विषाणुओं को ऐसे व्यक्ति में संचारित कर सकता है जो विषाणु से संक्रमित नहीं है। अधिकांश संप्रेषण ऐसे व्यक्ति से होता है जिसमें एचआईवी संक्रमण के लक्षण नहीं होते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को एचआईवी और एड्स के संक्रमण की प्रक्रिया से अवगत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह जानकारी भी होनी चाहिए कि संक्रमित कौन लोग हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। सामान्यतः एचआईवी शरीर के द्रव्यों, ऊतकों और अंगों में विद्यमान होते हैं। एचआईवी शरीर के सभी तरल पदार्थों जैसे रक्त, लार, जननेंद्रिय स्रावों, आंसुओं और मां के दूध में मौजूद होते हैं। एचआईवी का विषाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में 3 मार्गों से फैल सकते हैं। पहला, लैंगिक संबंध के माध्यम से संपर्क होने पर। दूसरा, एचआईवी संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संपर्क में आने से। तीसरा, गर्भ, प्रसव के दौरान तथा स्तनपान के माध्यम से मां से शिशु में। यौन क्रियाओं के माध्यम से एचआईवी संचारण। संपूर्ण विश्व में एचआईवी के संचार का प्रमुख मार्ग यौन क्रिया है, चाहे वह क्रिया समलैंगिक हो या विपरीत लैंगिक। किसी भी तरह की प्रवेश करने वाली यौन क्रिया जिसमें एचआईवी संक्रमित हुए यौन या ग्रीवा स्वाब या जो किसी क्षेत्र याचक के माध्यम से शरीर के संपर्क में आता है, वायरस का संचारण कर सकता है। लिंग प्रवेश यौनिक संभोग यह यौन क्रिया सबसे अधिक प्रचलित है। इसलिए एचआईवी का संचारण पुरुष से स्त्री में और स्त्री से पुरुष में होता है, जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद है। फिलहाल लिंगीय संभोग के माध्यम से होने वाली संचरण की दर महिलाओं में अपेक्षाकृत उच्च पाई गई है। पुरुष से महिला में संचारण होना तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के शरीर में एचआईवी होता है जिसकी लसिका कोशिका से जुड़े होने के प्रबल संभावना होती है। इस तरह से यौन के माध्यम से एचआईवी विषाणु प्रायः लसिका कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वे विषाणु पुनः उत्पादित हो जाते हैं। योनि में एक छोटा सा जख्म भी विषाणुओं के लसिका कोशिका में प्रवेश पाने में पर्याप्त होता है। पुरुष की तुलना में महिलाएं संक्रमण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है तथा इनमें एक बार के संपर्क में ही संक्रमित होने की पूरी संभावना बनी रहती है। यह अंतर इसलिए है कि योनि श्लेष्मा झिल्ली में समुचित स्थान होता है और योनि वीर्य स्राव के लिए पात्र का कार्य करती है। वीर्य तरल पदार्थ योनि की श्लेष्मा झिल्ली से पर्याप्त समय तक संपर्क में रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्त्री के शरीर की बनावट इस तरह की होती है कि उसकी श्लेष्मा झिल्ली में
यदि कहीं मामूली रूप से कुछ कटा-फटा है, तो उसकी जानकारी प्रायः नहीं होती। इसके अतिरिक्त अन्य कारण जो लैंगिक क्रिया के समय संचालन को बढ़ावा देते हैं, वे हैं पुरुष और महिला की जन्मदेही जननेंद्रियों का जख्म होना है। यदि महिला के श्रोणियों अंगों में संक्रमण है, तो ऐसी स्थिति में एचआईवी विकसित होने की अधिक संभावना होती है। महिला की योनि की श्लेष्मा झिल्ली में गर्भ निरोधक रसायनों के प्रयोग से खुजली यानी कि एलर्जी होती है, तो ऐसी हालत में संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। यद्यपि पुरुष से स्त्री में संचालन स्पष्ट रूप से पाया जाता है, किंतु एचआईवी का संचालन स्त्री से पुरुष में होना कम समझ में आता है। असुरक्षित योनि संभोग के माध्यम से एचआईवी के प्रसार की संभावना ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1% है। हालांकि भारत में 86% एचआईवी संक्रमण विषम लैंगिक धारा के माध्यम से होता है। लिंगीय गुदा मैथुन क्रिया, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति की गुदा में लिंग प्रवेश करके गुदा मैथुन करना। समलैंगिकों में एचआईवी संचालन के लिए गुदा मैथुन सबसे अधिक जोखिम भरी क्रिया मानी गई है। इसे कभी-कभी गुदा क्रिया भी कहा जाता है, जिसमें प्रायः गुदा के स्तर में जख्म होने से एचआईवी आसानी से लसिका झिल्ली में प्रवेश कर जाता है। प्रयोगशाला अध्ययन यह बताते हैं कि गुदा में स्थित कोशिकाएं सीधे ही वायरस से संक्रमित हो जाती है। समलैंगिक आबादी के सर्वेक्षण बताते हैं कि जो व्यक्ति सक्रिय साथी दूसरे की गुदा में लिंग प्रवेश करता है और उस व्यक्ति सक्रिय साथी को गुदा में प्रवेश करवाने वाले साथी यानी कि निष्क्रिय साथी की तुलना में संक्रमित होने के जोखिम के अवसर कम होते हैं। जब यह क्रियाएं बिना किसी शारीरिक व्यवधान यानी विरोध आदि से की जाए, तो एचआईवी के संक्रमण संचारण का अत्यधिक जोखिम होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रायः लिंगीय क्रिया को एक दूसरे के प्रति समर्पित और विश्वसनीय पति पत्नी को भी करने के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता। यह पुरुष की स्व प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न उठता है। यदि वह अपने पत्नी को लिंगीय गुदा मैथुन क्रिया के लिए बाध्य करता है, प्रत्येक मानव क्रिया का, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, व्यक्ति के व्यवहार और चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, यहाँ तक कि वेश्याओं के प्रति भी आदर एवं सम्मान की भावना होनी चाहिए। गुदा संभोग के दौरान एचआईवी संक्रमण का खतरा योनि संभोग के दौरान खतरे से 18 गुना अधिक होता है। मुख मैथुन संपर्क, इसका अभिप्राय है कि मुख को जननांगों के संपर्क में लाना। एचआईवी संप्रेषण के एक मार्ग के रूप में मुख मैथुन की भूमिका का अध्ययन समलैंगिकों में अपेक्षाकृत कम किया गया है। इसका कारण यह है कि मुख्य मैथुन करने वाले व्यक्ति अन्य लैंगिक क्रियाओं को छोड़कर केवल मुख मैथुन ही नहीं करते। संचरण के लिए अन्य यौन क्रिया छोड़कर मुख्य मैथुन को एचआईवी संचालन का जिम्मेदार ठहराना कठिन है। योनि से मुंह में एचआईवी का संचालन संभव हो सकता है, किंतु इसके साक्ष्य मौजूद नहीं है। इसी तरह मुंह से जननांगों में एचआईवी का संचालन होना भी पूरी तरह से संभव प्रतीत नहीं होता। वैसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुख मैथुन क्रिया को एचआईवी संचालन का संभावित मार्ग मान सकता है। वीर्य में मौजूद एचआईवी लसिका मुंह में मौजूद क्षतिग्रस्त कोशिका में प्रवेश कर सकती है और इस तरह एचआईवी ऊतक में प्रवेश करने का मार्ग प्रदान कर सकती है। इसी तरह मासिक धर्म के रक्त या योनि से निकलने वाले तरल पदार्थ उपस्थित एचआईवी योनि से मुंह में संक्रमण का संचालन कर सकते हैं। लार में इतनी संक्रामकता नहीं होती है, इसलिए लार से संक्रमण नहीं होता, क्योंकि उसमें संक्रमण संप्रेषण के लिए अपेक्षित वायरस की मात्रा कम होती है। लार में एंजाइम भी होता है जो कि वायरस का प्रतिरोध करता है, इसलिए इसे आसानी से संक्रमण संभव नहीं होता। भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक कारणों से लोगों में मुख मैथुन नगण्य है।
इसके कुछ मुख्य कारण नीचे दिए जा रहे हैं। लगभग 70% लोग गांव में रहते हैं, जहां पर छोटे छोटे घर होते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य, बच्चे, संयुक्त परिवार आदि एक साथ रहते हैं। इसलिए संभव यौन क्रियाओं के लिए एकांत स्थान बहुत कम उपलब्ध होता है। दूसरा, शहरी क्षेत्र की आधी जनसंख्या तंग बस्ती में बहुत छोटे छोटे कमरों में रहती है, जहाँ पर एकांतता और सुरक्षा नहीं होती। तीसरा, उपयुक्त वर्गों के लोग अपने दिन भर के कड़े परिश्रम के कारण के मानते घर लौटते हैं, तो दिन भर के काम के बाद विश्राम चाहते हैं। वे उत्सुकता से रात होने की प्रतीक्षा करते हैं और अपनी संतुष्टि के लिए कुछ ही समय में संभोग क्रिया को पूरा कर देते हैं। उपयुक्त वर्ग के अधिकतर भारतीय लोग इन लैंगिक क्रियाओं को अपने परिवार, सांस्कृतिक, धार्मिकता, शैक्षिक, परंपरागत तथा सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण न तो स्वीकार करते हैं और न ही इस तरह की क्रियाओं से अवगत होते हैं। पति पत्नी आपस में संभोग क्रियाओं के संबंध में चर्चा नहीं करते। इस प्रकार हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत में लोगों के यौन क्रियाओं के बारे में बहुत कम अध्ययन हुए हैं। इसलिए इस व्याख्यान में जिन चिंताओं या सरोकार पर चर्चा की गई है, हो सकता है कि वे सभी लोगों पर लागू नहीं। यद्यपि उन जोखिमों संभोग क्रियाओं के संबंध में विभिन्न पक्षों को समुचित सूचना प्रदान करना आवश्यक है, ताकि इस देश का हर आदमी एचआईवी और एड्स और एसटीडी संचारण से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरत सके। यौन संबंधों द्वारा होने वाला संचरण की रोकथाम। वेश्याओं और महिलाओं को भोग विलास की वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे सामाजिक मूल्य, हमारे धर्म, हमारा दर्शन और हमारी मूल्य व्यवस्था मानव के दुरुपयोग या गलत उपयोग का समर्थन नहीं करते। भारतीय परंपरा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की रचना किसी लक्ष्य और व्यवस्था के लिए होती है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में प्रत्येक बच्चे के जन्म को भगवान का व्यक्ति में प्रसन्न होने की पुष्टि करता है। एक अन्य धारणा यह भी है कि पुरुष महिला के बिना अधूरा है, उसी तरह महिला भी पुरुष के बिना अधूरी है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान ने औरत और आदमी भी बनाया। इसलिए पुरुष अपने माता और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाता है और दोनों मिलकर एक शरीर हो जाते हैं। अब ये तो न होकर एक हो जाते हैं, इसलिए भगवान ने दोनों को एक साथ जोड़ा है और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अतः हमें अपने पति पत्नी के प्रति वफादार रहना चाहिए और विवाहेतर संबंध नहीं रखना चाहिए। ऐसा करके विषमलिंगकारी गतिविधियों के जरिए फैलने वाले एचआईवी संक्रमण की रोकथाम की जा सकती है। समलिंगी गतिविधियां। यह सत्य है कि कुछ लोग समलिंगी संबंधों में भी लिप्त होते हैं। यह ज्ञात है कि समलिंगी संबंधों में लिप्त व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली संबंधी गतिविधियां अत्यधिक खतरे वाली होती हैं। यह भी सच है कि मौखिक और विदा मैथिन के अलावा व्यक्ति जानवरों के साथ भी लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं। ये सभी अस्वास्थ्यकर और हानिकारक गतिविधियां हैं, जिससे मानव के गौरव का भी पतन होता है। ऐसी गतिविधियां निश्चित रूप से अनैतिक और अलाभकारी है और समाज द्वारा इन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ये सत्य है कि प्रत्येक समाज में चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं। उदाहरण के लिए चोरी चोरी की लत एक अवांछित और आपत्तिजनक गतिविधि है। समाज में यह एक आपराधिक कार्य है। इसी तरह हम यह भी जानते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक बीमारी भी है। अतः इसकी निंदा करने के बजाय हमें इस समस्या को समझकर इसको सुलझाना होगा। इसे इसी तरह किसी कारणवश व्यक्ति समान लिंग के प्रति प्रेरित या आकर्षित हो सकता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिवेश जिसमें उसका पालन पोषण हुआ है, निश्चित रूप से ऐसी प्रवृत्तियों को विकसित करने में सहायक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समझने और प्रत्येक दिशा में परिवार, मित्र, समाज, धर्म, सहायता के साथ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन की जरूरत होती है। व्यक्ति के अस्वास्थ्यकर व्यवहार जो कि पहले ही समाज के लिए खतरा बन चुके हैं, विकसित करने तथा उन्हें
करने के लिए प्रोत्साहित करना अनर्थकारी हो सकता है। एचआईवी और हिजड़े। हमारा समाज तृतीय लिंग अर्थात हिजड़ों का आश्रय और बढ़ावा देने के लिए विख्यात है। भारत में इस समूह का बहुत ही कम चिंताक्य है, लेकिन इनकी आबादी बहुत ज्यादा है। इनकी संख्या 1 मिलियन से भी अधिक है। हालांकि उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि देश में बहुत कम, कुल जनसंख्या का 1% से कम हिजड़े पैदा होते हैं। जिस तरह लोग इस दुनिया में अंधे बहरे गूंगे और मानसिक मंद पैदा होते हैं, इसी तरह बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जो कि उचित अंगों के बिना ही पैदा होते हैं। फिर भी हमारे समाज ने हिजड़ों को क्या जीवन अपने ही तरीके से जीने की अनुमति प्रदान की है। इसी ने उन्हें अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। जनजात हिजड़े बहुत सीमित संख्या में हैं और वे अपनी आबादी में वृद्धि करना चाहते हैं। उनके पास अपनी आबादी बढ़ाने का सर्वोत्तम स्रोत है युवा लड़कों तथा पुरुषों को पकड़ उनका बधियाकरण करना। भारत में प्रतिवर्ष ऐसे बधियाकरण चिकित्सालयों में नहीं होते, अतः बधिया कराने वाले 50 पुरुषों की संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार बधियाकृत व्यक्तियों में 75% संक्रमण के कारण मरते हैं। यह ज्ञात तथ्य है कि हिजड़ा सामान्य यौन यौगिकों वाले व्यक्तियों को यौन संतुष्टि प्रदान करते हैं। ऐसा पाया गया है कि वे अपने उपभोक्ताओं को गुदा तथा मौखिक यौन संबंधों द्वारा संतुष्ट करते हैं। हिजड़ों द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों में जवान लड़कियों को बंदी बनाकर रखा जाता है तथा उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है। अतः हिजड़ों की गतिविधियों से एचआईवी संचालन की संभावित भारत सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अभिभावकों और अध्यापकों को अपने बच्चों और विद्यार्थियों को हिजड़ों से सावधान करना चाहिए और हिजड़ों तथा अनजान लोगों से बातचीत तथा अंतःक्रिया करने के खतरों से अवगत कराना चाहिए। शुक्राणुदान और एचआईवी। शुक्राणुदान और कृत्रिम गर्भाधान आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। एचआईवी के आगमन से व्यक्ति को इस प्रकार की चिकित्सा मेडिकल सहायता लेते समय अत्यधिक सावधानी रखना चाहिए। विवाह पूर्व यौन संबंध। हमारे भारतीय समाज में किशोरों, गली मोहल्लों के बच्चों, कैदियों, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले और सशस्त्र सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को औपचारिक रूप से यौन गतिविधियों की अनुमति नहीं है। हमारे समाज केवल विवाहितों को ही इसकी अनुमति देता है। भारत में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि 16 से 20% किशोर यौन गतिविधियों में लिप्त है। यह युवाओं में विद्यमान खतरनाक व्यवहार की दर को दर्शाता है। इसके अंतर्गत सड़कों पर आने वाले बच्चों को भी काफी संख्या है। कैदी और एचआईवी। कैदियों में एचआईवी संक्रमण और एड्स औसत दर बहुत अधिक है। विविध कारणों से इस समूह में बिल्कुल सही संक्रमण दर निर्धारित कर पाना कठिन है। अंतःशिरा, ड्रग उपयोग और समलिंगी कामुकता प्रमुख खतरे वाले व्यवहार हैं, जो कि कैदियों में आमतौर पाए जाते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार देश में गुनाह निषिद्ध है। इसी खंड के आधार पर कैदियों में कंडोम वितरित करने की भी अनुमति नहीं है। इजराइल जैसे देश में कैदियों के पति पत्नी को उनसे सप्ताह में एक बार मिलने की इजाजत है ताकि वे एक विवाहित संबंध को जारी रख सके और समलिंगी संबंधों से बच सके। लेकिन अपने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माताओं की लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारत में एक उपयुक्त कार्यनीति विकसित करनी होगी। सुधार। एचआईवी से बचने का सबसे सुरक्षित और निश्चित तरीका है यौन गतिविधियों के संदर्भ में व्यक्ति के व्यवहार में सुधार लाना। दुर्भाग्यवश हमारे देश में सूचना प्रसार के रूप में जो संदेश जाता है उससे मात्र एक ही संदेश भरकर आता है। संभव करते समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में हमारे पारंपरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्य कहाँ रह जाते हैं जो सदैव केवल एक ही संदेश देते हैं, विवाह से पहले यौन किया नहीं, विवाह के पश्चात भी संभोग करें, वह भी केवल अपने पति पत्नी के साथ। यदि हम अपने प्रति ईमानदार हैं तो एचआईवी, एड्स और यौन संचालित रोगों से बचने के लिए कंडोम की जरूरत नहीं है। यदि हम अपने पति और पत्नी के प्रति वफादार हैं
नारी की पति पत्नी के प्रति और पत्नी पति के प्रति, तो एचआईवी से संक्रमित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संदर्भ में पुरानी कहावत इतिहास स्वयं खुद दोहराता है, सिद्ध हो रही है। वह पुरुष ही है जिसने पारिवारिक जीवन, विवाह और यौन प्रतिबंधों के संदर्भ में समाज में सामाजिक और व्यवहारात्मक मानकों के बारे में सोचा, विकसित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति और स्वतंत्रता सिद्धांत के प्रतिपादन ने सामाजिक मानदंडों को प्रभावित बनाकर सभ्यता तथा शिक्षा को रास्ता दिखाया है। अब एक बार एड्स ने विश्व महामारी दुनिया द्वारा मनुष्य को अपना स्थान तथा अपनी सीमाएं प्रदर्शित किया। विश्व भर में हुए अध्ययन दर्शाते हैं कि 75% एचआईवी संक्रमण यौन गतिविधियों के माध्यम से होता है। निश्चित रूप से ये यौन संबंध विवाहेतर होते हैं, इसलिए अब वह समय आ गया है कि जब विवाहेतर संबंधों में लिप्त प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यवहार सुधारना होगा ताकि एचआईवी संक्रमण से बचा जा सके। कुछ भी हो, यदि व्यक्ति अपने जीवन को खतरों से बचाना चाहता है तो उससे विवाहेतर संबंध से दूर रहना होगा। एक महिला किसी की माँ, बहन, पुत्री या पत्नी है। इसी तरह पुरुष भी किसी का पिता, भाई या होती है। जब भी विवाहेतर संबंध में लिप्त होने की इच्छा हो, इस विचार को हमेशा ध्यान में रखें। कंडोम प्रयोग। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के बीच कंडोम के प्रयोग को बढ़ावा देने की वर्तमान नीति को इस प्रकार समझाया गया है जैसे एचआईवी और एड्स की रोकथाम का केवल यही एकमात्र रास्ता है। यह विदेशों की देखा-देखी अपनाया गया विचार है, चाहे यौन स्वतंत्रता समाज द्वारा स्वीकृत प्राप्त मानदंड है, लेकिन भारतीय संदर्भ में यह गलत साबित हुआ है। जहाँ विवाहेतर यौन की स्वतंत्रता के सिद्धांत समाज में स्वीकृत नहीं है, परिणाम स्वरूप एड्स और यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता के सभी प्रयासों और प्रस्तावों को घोर विरोध का सामना करना पड़ा। वास्तव में अधिकांश अभिभावक और अध्यापक ही इस विचार के पक्ष में नहीं है। इसके संभावित कारणों में से एक यह तो हो सकता है कि नीति निर्माताओं ने लोगों की भावनाओं की उपेक्षा की है। विश्व भर में हुए अध्ययन दर्शाते हैं कि विवाहेतर संबंध रखने वाले जो व्यक्ति कंडोम का प्रयोग करते हैं वे एचआईवी के संक्रमण का शिकार होते हैं। कंडोम के प्रयोग के बावजूद यदि एचआईवी संक्रमण हो जाता है तो इसका कारण प्रायः कंडोम की असफलता और इसका गलत प्रयोग है। कंडोम की असफलता के मुख्य 3 प्रकार के सिद्धांत हैं, उनका टूटना, उनमें रिसाव और उसके गलत प्रयोग। निम्नलिखित तकनीकों के माध्यम से इन असफलता के प्रकारों को कम किया जा सकता है। जब भी संयोग संभोग करे, हर बार नए कंडोम का प्रयोग करें। केवल लेटेक्स कंडोम का प्रयोग करें, नए कंडोम का प्रयोग करें। चिकने या चिकनाई कंडोम का प्रयोग करें। एक सही कंडोम में उसके अंतिम सिरे पर अग्रभाग में बुलबुला या चुचुक के आकार का छोटा गोला उभार होना चाहिए ताकि उसमें वीर्य एकत्रित हो सके। उत्पाद पर लिखे निर्देशों के अनुसार ही कंडोम को चलाना चाहिए। इसलिए इनके शीर्ष पर जब तक यह फिट न हो जाए तब उसे खोलना नहीं चाहिए। खुरदरे या चिपचिपे कंडोम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे संकेत मिलता है कि इसका लेटेक्स यानी कि रबर तथा स्खलन के तत्काल पश्चात कंडोम को लिंग के सिरे से ही पकड़ लेना चाहिए ताकि लिंग से कंडोम उतारते समय फिसल न जाए। वेश्यावृत्ति समलिंगी संबंधों में लिप्त व्यक्तियों और जो विवाहेतर सेक्स में लिप्त होकर अपने जीवन को खतरे में डालना चाहते हैं उनके लिए कंडोम काफी हद तक उपयोगी हो सकता है। एचआईवी की रोकथाम। एचआईवी को फैलने से रोकने में ये सर्वोत्तम तरीके हैं। पहले, विवाह से पहले यौन संबंध न रखना, यौन गतिविधियों में लिप्त न होना। केवल असंक्रमित अथवा वफादार साथी ही अपनी के साथ यौन संबंध रखें। स्वयं को अपने परिवार के सभी सदस्यों को एचआईवी एड्स संबंधी जानकारी प्रदान करें। यह कैसे फैलता है, इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। समझें कि व्यक्तियों और वेश्याओं आदि के साथ यौन गतिविधियों में लिप्त न हो। नैतिक मूल्यों और अपने धर्म की शिक्षाओं की जानकारी प्राप्त करें। अपने माता पिता और अध्यापकों और अपने परिवार के बड़े व्यक्तियों को मार्गदर्शन दें।
विवाहेतर किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ एक बार संभोग करने पर भी आप एचआईवी से संक्रमित हो सकते हैं। इस तथ्य पर आंखें मूंद कर विश्वास न कर ले कि कंडोम एचआईवी और एड्स के प्रति पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। वस्तुतः यह 100% जन्म नियंत्रण के लिए भी सुरक्षित नहीं है। भारत में बहुत ही घटिया किस्म के कंडोम उपलब्ध है जो कि अत्यधिक अविश्वसनीय है। कंडोम पर ही विश्वास रखकर अपने जीवन को खतरे में न डालें। विपरीत लिंग के प्रति सम- सम्मान की भावना रखें। विपरीत लिंग के साथ घुलने मिलने से या मित्रता करने से आपको कोई नहीं रोकता। उचित यही है कि संभोग यानी यौन संबंध स्थापित करने के लिए विवाह करने का इंतजार करें। यदि आप चाहते हैं आपका पति पत्नी असंक्रमित, कुंवारा या कुंवारी हो, तो यही इच्छा आपके पति यानी कि पति की पत्नी या भावी पति पत्नी की भी हो सकती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका इंतजार करे, तो आपको भी इसका इंतजार करना चाहिए। यदि आप कुछ और समय तक अपनी देखभाल कर सकते हैं, तो जीवन सार्थक उत्साहपूर्ण और खुशहाल होगा। रक्त और रक्त उत्पादों के माध्यम से एचआईवी संक्रमण। इस जब हम यौन क्रियाओं के माध्यम से संचारण की तुलना करते हैं, तो देखते हैं कि रक्त के माध्यम से होने वाले संचार का विस्तार बहुत होता है। रक्त के माध्यम से संचारण का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यदि हम इस संबंध में कुछ सावधानियों को अपनाने पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से इसमें कमी ला सकते हैं अथवा संचालन को समाप्त भी कर सकते हैं। एचआईवी सीडी3 लसिका कोशिका में उत्पादित होता है, जो रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में फैलता है। रक्त जो संग्रहित किया जाता है, उसमें ये लसिका कोशिकाएं विद्यमान होती है। एचआईवी केवल इन कोशिकाओं के साथ ही विद्यमान नहीं होता, बल्कि कोशिका सेरम में मौजूद होता है। अतः संक्रमित व्यक्ति से लिए गए रक्त का वायरस जो इन कोशिकाओं और सीरम में होता है, असंक्रमित व्यक्ति के रक्त से में सरलता से प्रवेश कर जाता है। जब यह रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, उस समय एचआईवी के संचारण के सभी स्वरूपों में रक्त का आदान वायरस के संचालन के अधिक प्रभावी साधनों में है। इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। संक्रमित व्यक्ति से लिया गया संक्रमित रक्त बिना किसी रुकावट के असंक्रमित व्यक्ति के रक्त में प्रवेश कर जाता है और एक निरोग व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। रोटी अथवा सीवन सुइयों जैसे औजार आदि संक्रमित रक्त से संदूषित है, तो संक्रमण संचारित हो सकता है। इसी तरह से अगर सुई पर संक्रमित रक्त के धब्बे हैं, तो यह भी संक्रमण का संचारित कर सकता है। शरीर का कोई हिस्सा किसी कांच के गिलास या बोतल के टूटने से जख्मी हो जाए, उस गिलास या बोतल से दूषित रक्त का अंश लगा रह जाए, तो उससे भी संक्रमण हो सकता है। कुश्ती, फुटबॉल जैसे खेल खेलते समय यदि कहीं खरोंच आ जाए और शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाने और या छिल जाने पर संक्रमण का जोखिम बहुत कम होता है। रक्त उत्पादन के माध्यम से एचआईवी का संचालन रक्त जो प्रायः दांत द्वारा एकत्रित किया जाता है, इसे एक कोशिका पृथक्करण के प्रयोग द्वारा विभिन्न रूपों में अलग अलग किया जा सकता है। एक इकाई रक्त को लाल रक्त कोशिकाओं, प्लाविका प्लेटलेट एवं प्लाज्मा में विभाजित किया जा सकता है। घटकों की जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ती है, प्रयोग किया जा सकता है। इन परंपरागत उपयोगों के अलावा रक्त में रसायन उपस्थित रहते हैं, अर्थात प्रतिरोधात्मक बनाने के लिए प्रतिरक्षी को अलग कर दिया जाता है। ये प्रतिरोधात्मक विभिन्न चिकित्सा कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एचआईवी का संचारण उन उत्पादों के माध्यम से हो सकता है। इन उत्पादों को संदूषित करने की यदि व्यवस्था निश्चित हो जाए, तो संक्रमण को आसानी से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एचआईवी संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।